नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 6 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित, दूसरा आर्टिकल रोड एक्सीडेंट से संबंधित और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स कैसे स्विफ्ट को चैलेंज कर रहा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल की शुरुआत ना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एक बहुत डीप कोट से होती है। अम्बेडकर ने यह बोला था कि संविधान देखो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बुरा साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जो लोग उसे चला रहे हैं ना, अगर उनकी नीयत खराब हो। यह बात देखो सिर्फ संविधान पर लागू नहीं होती, यह बात हर कानून पे लागू होती है, हर कोड पे लागू होती है। और हमारा जो आज का टॉपिक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इलेक्शंस होने से पहले लागू होती है, तो ये जो कोट है ना, इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे बिल्कुल फिट बैठता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होती क्या है? सिंपल भाषा में देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई कानून नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पार्लियामेंट ने कोई कानून के तहत नहीं बनाया है। यह है जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या है? ये है जेंटलमैन एग्रीमेंट। मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ना सहमति बनाकर इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सेप्ट किया है। किस पर्पस के साथ में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनाया, वो पर्पस भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़े बेसिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो जान लीजिए। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला देखो ठीक है, जब इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस के वक्त हम कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे। उन्हीं बेसिक रूल्स को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि हम इलेक्शंस के वक्त इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेटर और स्पिरिट दोनों में फॉलो करेंगे। लेटर मतलब जो लिखा हुआ है, और स्पिरिट मतलब जिस भावना से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया गया था, उस भावना को भी हम फॉलो करेंगे। तो 1970s के आसपास इलेक्शन कमीशन ने यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाई थी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से। अब मैं आपको बताता हूं पर्पस क्या था, मतलब जरूरत क्या थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की। जरूरत यह थी लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड, आप ना इसे क्रिकेट मैच की तरह समझो। एक टीम है जो पहले से पावर है, यानी रूलिंग पार्टी, दूसरी टीम है अपोजिशन। अब देखो, रूलिंग पार्टी के पास में ना पूरा सरकारी खजाना है, आपका और मेरा टैक्स का पैसा सब है रूलिंग पार्टी के पास में। अगर देखो रूलिंग पार्टी इलेक्शन से ठीक पहले इसी सरकारी पैसे से लोगों को फ्री पैसा बांटने लगे, नई सड़क, नए हॉस्पिटल का वादा करे, अनाउंसमेंट कर दे इलेक्शन से ठीक पहले, कल इलेक्शन है 2 दिन पहले लीडर बोल दें कि मैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी में हॉस्पिटल बनाने का अनाउंसमेंट करता हूं, तो देखो इलेक्शन प्रभावित हो गए ना, इन्फ्लुएंस हो गए। तो अपोजिशन को तो नुकसान है, अपोजिशन के पास में तो सरकारी खजाना है नहीं, लेकिन सरकार के पास में यानी रूलिंग पार्टी के पास में तो सरकारी खजाना है। वो कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं वोटिंग से 2 दिन पहले। तो क्या ये फेयर इलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। ये तो देखो वही बात हुई कि आपकी क्रिकेट टीम में मान लीजिए फास्ट बॉलर्स हैं और आपके घर में मैच हो रहा है आपके देश में, तो आपने सारी पिचेस को इस प्रकार से तैयार करवा लिया कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स को फायदा हो और किसी को फायदा ना हो। तो ये फेयर मैच नहीं होगा, फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। समझ गए? तो शुरू में तो देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सही था, लेकिन इसको कोई सीरियस नहीं लेता था, बहुत ज्यादा सीरियस कोई लेता नहीं था इसको। लेकिन 1990s में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं टी.एन. सेशन। बहुत सख्त आदमी थे, जबरदस्त इलेक्शन कमिश्नर थे। इनसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को अपनी शक्तियों का आभास ही नहीं था, लेकिन जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो इलेक्शन कमीशन को ना भगवान हनुमान की तरह अपनी शक्तियों का एहसास हो गया कि हमारे पास इतनी ताकत है, हम तो बहुत कुछ करवा सकते हैं, बढ़िया इलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये सब किया टी.एन. सेशन ने। इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाया। पहले अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसे मजाक के तौर पे लेती थी, लेकिन इनके आने के बाद में डरने लगे पॉलिटिकल पार्टीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से। लेकिन देखो कुछ समय तक तो सही चलता रहा। मतलब क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होती है तो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं ना,
तो उसके बाद फाइनेंशियल ग्रांट अनाउंस नहीं होती, मतलब रूलिंग पार्टी कोई फाइनेंशियल ग्रांट अनाउंस नहीं कर सकती, नई सड़क, कोई पानी का प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस नहीं किया जा सकता, मतलब कोई नई अनाउंसमेंट, बड़ी स्कीम लॉन्च नहीं की जा सकती। एक बार अगर इलेक्शन लॉन्च हो गया, इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो जो भी करना है आप इलेक्शन के अनाउंस करने से पहले करो। इलेक्शन अनाउंस होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, रूलिंग पार्टी का जो एडवांटेज है वो खत्म हो जाता है। एक और मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं, फॉर एग्जांपल सीएम या पीएम, अब देखो उनको हेलीकॉप्टर मिलता है सरकार की ओर से इधर से उधर जाने के लिए। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू ना हो तो रूलिंग पार्टी के लीडर यानी सीएम या पीएम तो वो तो देखो सरकारी हेलीकॉप्टर से इधर उधर घूमते रहेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाती है ना, तो फिर उनको चुनाव प्रचार के लिए अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर करना पड़ता है, या फिर जो सरकारी हेलीकॉप्टर यूज हो तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, जो भी हो, मतलब समझ गए। तो रूलिंग पार्टी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होती है। अब देखो एक बहुत बढ़िया बात आर्टिकल में बोली जाती है। शेक्सपियर का ना एक कोट है, शेक्सपियर जो फेमस इंग्लिश राइटर है उनका कोट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, मतलब उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में नहीं बोला, उन्होंने एक लाइन बोल रखी है, मोर ऑनर्ड इन द ब्रीच देन इन द ऑब्जर्वेंस। मोर ऑनर्ड इन द ब्रीच देन इन द ऑब्जर्वेंस, मतलब ये उन्होंने जनरली बोला था, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में नहीं बोला था, लेकिन राइटर बोलते हैं ये कोट शेक्सपियर का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में ठीक बैठता है। कोट का मतलब क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जितना फॉलो नहीं किया जाता उससे ज्यादा इसको ब्रीच किया जाता है, उससे ज्यादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया जाता है। और डायरेक्ट उल्लंघन नहीं करती पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि डायरेक्ट उल्लंघन करेंगी तो ईसी पकड़ लेगा, इलेक्शन कमीशन पकड़ लेगा। तो पॉलिटिशियंस सातों तरीके निकालते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने के लिए, लूप होल निकालते हैं। लूप होल क्या है, अब देखो सीधा सीधा मैंने आपको बताया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाती है तो नए प्रोजेक्ट्स नहीं अनाउंस किए जा सकते। बताया ना, इलेक्शन अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है और फिर नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं किए जा सकते। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो स्कीम्स पहले से चल रही हैं ना, यानी ऑनगोइंग प्रोग्राम्स, जो पहले से स्कीम चल रही है, पहले से प्रोग्राम चल रहे हैं, उन पे कोई रोक नहीं लगती, उसके बेनिफिट्स मिलते रहते हैं जनता को। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं पॉलिटिशियंस। अब आप देखो, दिमाग लगाइए, एक पॉलिटिशियन की तरह सोचिए, आपको पता है 2 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप ना इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से ठीक 1 महीने पहले एक बड़ी स्कीम लॉन्च कर दोगे। आप बड़ी स्कीम लॉन्च कर दोगे, जैसे ना बिहार का एग्जांपल देखिए। बिहार में इलेक्शन अनाउंस होने से पहले जो वहां पे एनडीए की सरकार थी ना, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च कर दी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एनडीए की सरकार ने बिहार में लॉन्च कर दी। तो आप बोलोगे सर क्या ही दिक्कत है, मतलब एमसीसी से यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले करी है ना, पहले तो करी है, लेकिन इस स्कीम का जो पैसा है ना वो इंस्टॉलमेंट्स में जा रहा है। इंस्टॉलमेंट्स में मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे कल 5 नवंबर को इलेक्शन था, 5 आज है, हाँ आज 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज के इलेक्शन थे, चल रहे हैं, अभी वोटिंग चल रही है। तो ना ठीक एक दिन पहले मान लीजिए उसी स्कीम का पैसा महिलाओं के अकाउंट में आ जाए, मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। क्यों वायलेशन नहीं है, क्योंकि स्कीम तो पहले लॉन्च हो गई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले, अब तो ऑनगोइंग स्कीम है ये, उस स्कीम का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में महिलाओं के खाते में जा रहा है। तो एक इंस्टॉलमेंट मान लीजिए पहुंचे 5 नवंबर से पहले और एक इंस्टॉलमेंट पहुंचे 11 नवंबर से पहले। बताइए गलत है या सही है? ऑफ कोर्स गलत है यार। मतलब स्कीम बेशक आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले लॉन्च कर दी, लेकिन उसका पैसा तो इंस्टॉलमेंट्स में जा रहा है ना। और बीजेपी या फिर जो जेडीयू है इनसे पूछोगे, ये बोलेंगे कि हमने कोई गलती नहीं की है, ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, पहले ही अनाउंस हो चुकी है। भैया पैसा तो अब भेज रहे हो ना आप इलेक्शन के बीच में, तो गलत है। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेटर में तो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेटर में मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा, लेकिन स्पिरिट में नहीं किया जा रहा है। जिस इंटेंशन के साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लॉन्च की गई थी कि रूलिंग पार्टी को फायदा ना हो, उस इंटेंशन के साथ में
इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और राइटर बोलते हैं ये तो चलो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का, इसका मिसयूज हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी हो। बस बात इस चीज की है कि रूलिंग पार्टी कौन है, कोई दूध का धुला नहीं है। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, सोया हुआ है क्या? देखो, इलेक्शन कमीशन को काफी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है इस वजह से कि आप तो देखो आंख बंद करके बैठे हो, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ठीक से इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ना बाइंडिंग बना दो और स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दो, मतलब पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोविजन होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो प्रोविजन है वो सिंपल है, मतलब सहमति से पॉलिटिकल पार्टीज इसे फॉलो करती हैं, इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। तो क्या पार्लियामेंट के एक एक्ट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोविजन होगा तो फिर इसको इंप्लीमेंट करना आसान होगा? वैसे देखो, इस चीज को ना 2013 में पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ना स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दो। लेकिन राइटर ये बोलते हैं देखो 45 से 60 दिनों में ना पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए इलेक्शन के लिए प्रचार स्टार्ट हुआ और किसी नेता ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, तो अब चूंकि पार्लियामेंट के एक एक्ट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोविजन है, तो नेता ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया तो केस बनेगा, केस जाएगा कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में आपको पता है केसेस जो हैं वो सालों साल चलते रहते हैं, लेकिन 45-50 दिनों में तो इलेक्शन खत्म ही हो जाता है। तो बाद में अगर कोर्ट का फैसला आएगा तो फायदा ही क्या, इलेक्शन तो खत्म हो चुका है, जिसको जीतना था वो जीत गया है। तो इसलिए स्टैट्यूटरी स्टेटस देने से काम नहीं चलेगा। हालांकि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना 1978 के मोहिंदर सिंह गिल केस में ये बोला था कि हमारे इलेक्शन कमीशन के पास में ना संविधान के आर्टिकल 324 के तहत में ना प्लेनरी पावर्स हैं, मतलब विशाल शक्तियां हैं इलेक्शन कमीशन के पास में। जब कानून शांत हो तो इलेक्शन कमीशन सख्त एक्शन ले सकता है, लेकिन यह हमेशा ना ग्रे एरिया रहा है कि कितना बड़ा एक्शन इलेक्शन कमीशन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास में विशाल शक्तियां हैं, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमीशन में कौन कौन है, उन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पावर का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे टीएन सेशन थे, उन्होंने अपनी पावर का यूज किया, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर आए थोड़े दब्बू टाइप के आए, वो डरते हैं, वो नहीं करते अपनी पावर्स का यूज। इलेक्शन कमीशन अपनी पावर्स को असर्ट नहीं करता है। तो राइटर ये बोलते हैं हमारे जो नेता लोग हैं ना वो मैकेविलियन हैं। मैकेविलियन मतलब बहुत चालाक हैं, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। उन्हें पकड़ना कि हाँ तुमने इलेक्शन कमीशन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है, उन्हें पकड़ना बेकार की भागदौड़ है। वो कुछ सफाई देंगे, फिर वो बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं कर रहा है। तो ना यहाँ पे ऑथर एक एक्सट्रीम सा पॉइंट देते हैं। वो कहते हैं देखो, अच्छा कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है बुरे कानून को खत्म करना। तो ऑथर का सॉल्यूशन ये है कि इस दिखावे को ही बंद कर दो, मतलब कम से कम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई पालन ही नहीं करता तो इसको आप हटा ही दो। मतलब ये जो हिस्सा है ना, पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मत हटाओ, लेकिन ये जो हिस्सा है ना कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में नए प्रोजेक्ट, नई फाइनेंशियल ग्राउंड अनाउंस नहीं की जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इस हिस्से को हटा दो। बाकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिस्से को रखो आप, जिसमें ये सारी बातें बोली गई हैं कि कोई हेट स्पीच नहीं दे सकता, दारू नहीं बांट सकता, वो सारी चीजें। और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ईसी के पास में वैसे भी पावर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाली रोक है ना, इसको बंद कर देना चाहिए। और देखो, जब भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात आती है ना कि हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, तो एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि बार बार इलेक्शन होते हैं ना, तो हर वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होती है, तो इससे गवर्नेंस प्रभावित हो जाती है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इस हिस्से को हटा दिया जाएगा कि नए प्रोजेक्ट नहीं अनाउंस किए जा सकते। तो मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए ये आर्गुमेंट भी खत्म हो जाएगा कि गवर्नेंस प्रभावित होती है मॉडल कोड ऑफ लगने की वजह से। आर्गुमेंट ही खत्म हो जाएगा, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का जो तर्क है वो कमजोर हो जाएगा। तो ये राइटर मतलब अपना आर्गुमेंट देते हैं
कोई बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रोड सेफ्टी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल की शुरुआत होती है, हैदराबाद के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। इस घटना से 19 लोगों की मौत हुई थी। एक बजरी कंकर नहीं होते, तो बजरी कंकर यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला जो ट्रक था ना, वो बस से टकरा गया। क्यों? क्योंकि ड्राइवर ने देखो सड़क पे मौजूद गड्ढे से बचने की कोशिश की। अब आप एक्सीडेंट साइट पे जाओगे ना, तो आप वहां पे क्या देखोगे? कोई डिवाइडर नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई साइनेज नहीं, मतलब कौन सा रास्ता कहां पे जाता है। और देखो, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये रूटीन है। आर्टिकल एक जबरदस्त कंपैरिजन करता है। इंडिया में ना डेली 400 लोग जो हैं सड़कों पर मरते हैं। किसके बराबर हैं? मान लीजिए एक बहुत बड़ी फ्लाइट, बहुत बड़ा जो प्लेन है वो क्रैश हो जाए ना, तो जाके 400 लोग मरेंगे। लेकिन फ्लाइट गिरती है तो बहुत हल्ला होता है। लेकिन डेली 400 लोग सड़क एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, कोई ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं होता। इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल नंबिंग। मतलब इसका मतलब यह है, नंबर्स इतने बड़े हैं कि हम सुन हो जाते हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेते। ये देखो 400 लोग डेली, और 400 में से ज्यादातर लोग जो मरने वाले होते हैं ना, वो होते हैं पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले, बस राइडर, टू व्हीलर, गरीब लोग ज्यादा मारे जाते हैं। शायद इसलिए मीडिया ज्यादा शोर नहीं मचाता। ये देखो, सोशल जस्टिस का भी इश्यू है। जब भी कोई हादसा होता है ना, सरकारी डॉक्यूमेंट्स क्या बोल देते हैं? सरकारी डॉक्यूमेंट्स बोल देते हैं कि ड्राइवर की गलती थी, ह्यूमन एरर। लेकिन आर्टिकल कहता है यह सबसे आसान बहाना है। हम देखो इस बहाने को जब बनाते हैं ना, तो जो डीपर रीजंस है ना जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। डीपर रीजंस क्या हैं? जैसे देखो, व्हीकुलर प्रॉब्लम्स, मतलब गाड़ी की प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, रोड में गड्ढे हैं। तो हैदराबाद के एग्जाम्पल पर फिर से आइए, गलती ट्रक ड्राइवर की थी, उस पर सारा ब्लेम डाल दिया गया। लेकिन सिस्टम की बात किसी ने नहीं की कि सड़क पर गड्ढा क्यों था, सड़क पर डिवाइडर क्यों नहीं था, सड़क पर स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं थी। बस ड्राइवर का एरर मिला, बाकी सिस्टम ने पूरा एक्सीडेंट ट्रिगर करवाया, उसकी बात कोई नहीं करता। और देखो, एक फेमस रोड सेफ्टी कहावत है कि ये जो एक्सीडेंट्स है ना, ये प्रिडिक्टेबल है, प्रिवेंटेबल है। मतलब ये सिर्फ हादसा नहीं है, आपको पता था कि यहां पे हादसा हो सकता है, रोका जा सकता था इसे। आप देखोगे हमारे देश में रूल्स ही इतने बेकार हैं। जैसे आरटीओ से आपने अगर लाइसेंस बनवाया है तो आपको पता होगा पहले तो कितनी ज्यादा करप्शन चलता है आरटीओ में। दूसरा, इवन जो ईमानदारी से लाइसेंस बनवाते हैं ना, तो वहां पे जो टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, वो भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। बस रिवर्स करके दिखा दो, एस में गाड़ी चला के दिखा दो, आपको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन जर्मनी से कंपेयर किया जाता है, जर्मनी में कितना डिफिकल्ट टेस्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट टेस्ट जर्मनी में कंडक्ट होता है लाइसेंस लेने के लिए। वहां पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, नाइट ड्राइविंग टेस्ट होता है, स्नो ड्राइविंग टेस्ट होता है, सब देना पड़ता है। क्योंकि जर्मनी इस बात को समझता है कि अगर देखो हमने अनट्रेंड ड्राइवर्स को सड़कों पर भेज दिया तो एक्सीडेंट्स होंगे, इसलिए वो ड्राइविंग टेस्ट बहुत सीरियसली कंडक्ट करते हैं। हमारे देश में नहीं होता, सेफ्टी टेस्ट ही खराब है। और राइटर इसका सॉल्यूशन देते हैं। राइटर कहते हैं जैसे देखो, पासपोर्ट सेवा केंद्र है ना, जब से प्राइवेटाइज हुआ है, टीसीएस संभालती है, सब कुछ इजी हो गया है, स्ट्रीमलाइन हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है। उसी प्रकार से ये जो लाइसेंस सिस्टम है ना, इसे भी आप प्राइवेटाइज कर दो पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह। दूसरा जो प्रॉब्लम है, राइटर बताते हैं, किलर इंफ्रास्ट्रक्चर। हर 5 में से 1 एक्सीडेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से। डिवाइडर नहीं है, रोंग साइड लोग गाड़ी चला रहे हैं, कर्व टेढ़ा मेढ़ा है, कर्व ज्यादा अच्छा नहीं है, साइनेज नहीं है, रोड पे गड्ढे हैं, तो मतलब कंक्रीट का ऑब्जेक्ट रोड के बीचों बीच है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। क्रैश बैरियर नहीं है। आप देखते हो ना, पहाड़ों में क्रैश बैरियर होते हैं, स्टील के बैरियर होते हैं जो गाड़ी को खाई में जाने से रोकते हैं। ये सब नहीं है, तो ये दिक्कत है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। फिर तीसरा होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत विक्टिम्स को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, गुड स्मारिटन रूल्स हैं कि पुलिस वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो हॉस्पिटल लेके आया उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कोर्ट में आने के लिए। लेकिन फिर भी आप कुछ स्टेट्स देखोगे ना, बिहार जैसे स्टेट्स, वहां पे ट्रॉमा सेंटर बहुत कम है। इसी वजह से रोड एक्सीडेंट्स की वजह से बिहार में ज्यादा डेथ होती है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स।
तो देश के कोने कोने में ना ट्रॉमा सेंटर्स होने चाहिए कि एक्सीडेंट होने के तुरंत 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, जो कि गोल्डन आवर होता है, और बहुमूल्य जानों को बचाया जा सके, फर्टिलिटी रेट कम किया जा सके। तो आर्टिकल ये कहता है, देखो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो 400 लोगों का डेली मरना, देश की जो प्रोडक्टिविटी है कितनी कम होती है इससे, बहुमूल्य जाने, परिवार खराब हो रहे हैं, सिर्फ जान नहीं जाती, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। एक ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है 2015 में इंडिया में साइन की थी। इंडिया ने बोला था कि हम रोड एक्सीडेंट्स को ना 2020 आते आते हाफ कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए, समझ गए। लेकिन कम से कम आप डीएम बनो ना, तो आप जरूर ध्यान देना कि कहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, किसने, कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने घटिया रोड बनाया, गड्ढे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आप जरूर इस चीज़ को सीरियस लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, कैसे ब्रिक्स जो है वो स्विफ्ट को चैलेंज कर रहा है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं स्विफ्ट है क्या। मान लो आपको ना इंडिया से यूएस में किसी यूनिवर्सिटी की फीस भेजनी है, तो आप देखो हमारे देश में बैंक में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई में, और आप बोलते हो एसबीआई में जाके कि मुझे यूएस की यूनिवर्सिटी को फीस देनी है, और यूएस की यूनिवर्सिटी का जो अकाउंट है वो है वहां के सिटी बैंक में। तो देखो आपका बैंक ना उस यूएस के सिटी बैंक से, यानी एसबीआई यूएस के सिटी बैंक से डायरेक्ट बातचीत नहीं करेगा, वो एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं आपस में बात करने के लिए। एक तरह का स्विफ्ट जो है वो व्हाट्सएप है बैंक्स का, मतलब ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो बैंक्स हैं आपस में फाइनेंशियल कम्युनिकेशन करते हैं। स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है? स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन। ये कोई बैंक नहीं है स्विफ्ट, ये पैसे ट्रांसफर नहीं करता, ये सिर्फ मैसेज ट्रांसफर करता है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन देखो इतना जरूर है कि स्विफ्ट के बिना ना ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगा। इसको देखो G10 कंट्रीज कंट्रोल करते हैं, मतलब यूएसए और यूएसए के जो एलाई कंट्रीज हैं वो कंट्रोल करते हैं। और दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है यूएस डॉलर। देखो दुनिया का 80% से ज्यादा ट्रेड ना डॉलर में होता है, ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। बट प्रॉब्लम ये है कि यूएसए और वेस्टर्न देशों ने ना इस सिस्टम को ना एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसे बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं? वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। 2 एग्जांपल्स दिए जाते हैं आर्टिकल में। पहला एग्जांपल है ईरान का, दूसरा रशिया का। ईरान पर देखो सैंक्शंस लगे, उसे स्विफ्ट से काट दिया गया, उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई। मतलब ईरान के जो बैंक्स थे ना वो दूसरे देशों के बैंक्स के साथ में बात नहीं कर सकते आपस में। सोच के देखिए, बात नहीं करेंगे तो फिर ट्रेड कैसे होगा? उस देश का तो ट्रेड ही रुक जाएगा। फिर आप रशिया का एग्जांपल लीजिए। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया ना, पहले 2014 में और उसके बाद 2022 में फिर से, तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ा सैंक्शन रशिया के ऊपर लगा, जानते हो क्या था? सबसे बड़ा ये सैंक्शन था कि उसके बैंक्स को ना स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। मतलब वो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर सकते। वो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर सकते, मतलब वर्ल्ड के दूसरे बैंक से उनकी जो बातचीत थी वो खत्म हो गई। फिर रशिया के लोग ट्रेड कैसे करेंगे? बाहर से सामान कैसे इंपोर्ट करेंगे? पेमेंट कैसे करेंगे दूसरे देशों में बैठे लोगों को? तो देखो ब्रिक्स ने ना ये सब कुछ देखा, उन्हें ये समझ में आ गया कि कल को हम यूएसए के दोस्त नहीं रहे तो कल हमारा भी नंबर लग सकता है। तो आर्टिकल की जो पहली लाइन है ना वो यही है, वो देश जो फाइनेंशियल सोवरेनिटी चाहते हैं वो देखो अपनी इकोनॉमी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहते। लेकिन यहां इस केस में चाबी किसके पास में है? यूएसए के पास में है। तो देखो ब्रिक्स की जो लड़ाई है ना यूएस और यूएस के अलायंस के अगेंस्ट, वो नई नहीं है, वो काफी पुरानी है। 2014 में जब ब्रिक्स का फोर्टलीजा समिट आयोजित हुआ था ना, तो उसमें 2 बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी। पहला, न्यू वर्ल्ड बैंक, यानी ब्रिक्स के देशों ने बोला हमारा अपना ये वर्ल्ड बैंक होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। दूसरा अरेंजमेंट किया गया था CRA, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। जैसे IMF लोन देता है ना आवश्यकता पड़ने पर,
तो ब्रिक्स वालों ने बोला ये CRA हमारे लिए IMF का काम करेगा। तो ये बातें बोली गई 2014 के फोर्टलीजा समिट में। तो ये देखो पहला सिग्नल था ब्रिक्स की तरफ से कि हम अब आपके इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाएंगे। और फिर देखो जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया और सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर, तो ब्रिक्स बल्कि और ज्यादा जाग गया। उन्होंने कहा कि हम आपस में ट्रेड के लिए डॉलर का इस्तेमाल क्यों करें। तो फिर इसके बाद ना करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स हुए, मतलब इंडिया रशिया को रुपी देगा, रशिया इंडिया को रूबल देगा। बीच में डॉलर की जरूरत क्यों है? तो ये सब चीजें ब्रिक्स ने करना स्टार्ट कर दिया कि लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट करने पर जोर दो और डॉलर का इस्तेमाल कम से कम करो। फिर देखो आता है 2020। फिर क्या आता है 2020। बाद में देखो 2020 के बाद में ना ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स बनाई गई। इस टास्क फोर्स को काम यह दिया गया था कि एक नया पेमेंट सिस्टम डिजाइन किया जाए। और 2024 में जब कजान समिट ऑर्गेनाइज हुआ रशिया में, तो इस इनिशिएटिव का जिक्र हुआ। नाम था ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव। ये देखो ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव। और इसी को मीडिया में ना ब्रिक्स पे कहा जा रहा है। ये ब्रिक्स पे ही स्विफ्ट सिस्टम का डायरेक्ट चैलेंजर है। मतलब जैसे स्विफ्ट जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है ना, उसी प्रकार से ब्रिक्स पे जो है ये भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। समझ गए? तो ये स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव है। आर्टिकल में कहा जाता है ब्रिक्स इसको बनाने की देखो अच्छी पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि इन देशों के पास पहले से ही अपने पावरफुल डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम मौजूद हैं। जैसे रशिया का SPFS है, मतलब जब रशिया को स्विफ्ट से डर लगा ना, तो उसने अपना खुद का पेमेंट सिस्टम बना लिया जिसका नाम है सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस ये रशिया ने बना लिया था। चाइना का अलग से पेमेंट सिस्टम है CIPS। ये गेम चेंजर है। देखो क्यों? क्योंकि इसका पूरा नाम है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये युआन को प्रमोट करता है और 120 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं इस CIPS में। तो ये क्या है? ये दोनों रशिया का SPFS और चाइना का CIPS, ये दोनों ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के पेमेंट सिस्टम है। इसके अलावा इंडिया का UPI भी है, ब्राजील का PIX भी है। तो ये ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के पेमेंट सिस्टम है। और गोल यहां पे है इंटरऑपरेबिलिटी। क्या है गोल? है इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां इंडिया का UPI चाइना के CIPS से और रशिया के SPFS से बात कर सके बिना स्विफ्ट के। अक्टूबर 2024 में ना मॉस्को में इसका एक प्रोटोटाइप यानी डेमो दिखाया गया और काम अभी ना बहुत तेजी से चल रहा है। इसी बीच देखो कजान समिट में ना एक ब्रिक्स का बैंक नोट जो है वो भी रिलीज किया गया। वो असली करेंसी नहीं थी, वो एक सिंबल था, वो एक मैसेज था। यह मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में कहा कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर को रिप्लेस किया तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब जब आपके राइवल आपके एक्शंस पर रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब आप कुछ तो आग लगा रहे हो, तभी वो रिएक्ट कर रहे हैं। इस केस में ऐसा ही हुआ। लेकिन देखो ये सारी जो चीजें हैं इतनी आसान नहीं है। दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है मेज यानी घर का कंपटीशन। देखो स्विफ्ट को चैलेंज करने से पहले ब्रिक्स को ना अपने मेंबर से डील करना होगा। हर देश अपने सिस्टम को प्रमोट कर रहा है। जैसे चाइना है, वो चाहता है कि हमारा जो CIPS है इसको स्टैंडर्ड बना दिया जाए और CIPS के जरिए जो युआन है वो डॉलर को रिप्लेस करे। इंडिया को चाइना के CIPS से प्रॉब्लम है। हम तो ये चाहेंगे ना कि हमारा UPI जो है वो चले और रुपी प्रमोट हो। उसी प्रकार से देखो ब्राजील अपनी जो पेमेंट सिस्टम है उसको प्रमोट करना चाहता है। तो फिर देखो जब ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज आपस में ही लड़ रहे हैं तो ब्रिक्स पे कैसे बनेगा? क्या CIPS पर आधारित होगा? क्या UPI पर आधारित होगा? तो यह दिक्कत है, यह पहली प्रॉब्लम है। इसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम है ब्रिक्स की करेंसी। कजान में जो बैंक नोट दिखा
तो मीडिया ने चला दिया कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी आ रही है, जैसे यूरोप की यूरो है। आर्टिकल कहता है ये देखो इम्प्रोबेबल है, यानी नामुमकिन है कि ब्रिक्स की जो कॉमन करेंसी है उसको जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनाएंगे। क्योंकि देखो जैसे चाइना है, चाइना अपनी करेंसी युआन को प्रमोट कर रहा है, तो वो अपनी करेंसी युआन को सेक्रीफाइस क्यों करेगा ब्रिक्स की कॉमन करेंसी के लिए? समझ गए? यूरो बनाने के लिए देखो यूरोप के देशों को ना अपनी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन कोऑर्डिनेट करनी पड़ी। मतलब सबको अपना इन्फ्लेशन टारगेट, अपना फिस्कल डेफिसिट सब एक जैसा करना पड़ा। उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो सोवरेनिटी दी खो दी। मतलब जब यूरो आया ना, कॉमन करेंसी आई, तो विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स के पास में यह आजादी खत्म हो गई कि हम इन्फ्लेशन कितना टारगेट करें, हम लिक्विडिटी मार्केट में कितनी रिलीज करें। क्यों? क्योंकि सबकी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना वो सेम हो गई। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं, सबकी मॉनेटरी पॉलिसी सेम हो गई। तो आप ब्रिक्स को देखो, इंडिया एक अलग इकोनॉमी है, चाइना एक अलग इकोनॉमी है, रशिया की इकोनॉमी अभी वार पे चल रही है, ब्राजील अलग है। तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन इम्पॉसिबल है, इसलिए कॉमन करेंसी अभी बहुत दूर है, दूर की कौड़ी है अभी, सिर्फ मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आर्टिकल का सार देखो ये है कि ब्रिक्स अब वेस्टर्न फाइनेंशियल डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए तो सीरियस है, और इसका एग्जांपल है ब्रिक्स पे, सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल कदम। लेकिन ब्रिक्स की करेंसी अभी भी एक सपना है, तो इसके बारे में जो भी सुनने को आ रहा है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।